CMR online classes. I am Kritika Basim, your teacher. So today in class, I am going to discuss more MCQs for your nursing competitive exams. So be attentive and dedicated in this class also. So let's begin the class. कि इस क्लास में देखते हैं अपन और भी अलग अलग तरीके के MCQ सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बनने की कोशिश कीजिए आप. एक ही अटेम्प्ट होना चाहिए सॉल्व करने का, बार बार अपन को एग्जाम्स नहीं देने हैं, टारगेट रखना है जल्दी से जल्दी आप क्या हो जाए, नर्सिंग ऑफिसर बन जाएं और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए. ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस क्लास. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया इसमें कि इफ अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हैज बीन मिसप्लेस्ड इन द ट्रेकियल ड्यूरिंग प्रिपरेशन टू ऑब्टेन अ गैस्ट्रिक स्पेसिमेन. ओके, क्या बोला गया देखिए क्वेश्चन के अंदर कि इफ अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हैज बीन मिसप्लेस्ड, गलती से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कहाँ चली गई है, ट्रेकिया के अंदर चली गई है. कब, जब क्या किया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है कोई गैस्ट्रिक स्पेसिमेन. गैस्ट्रिक स्पेसिमेन लेने के लिए, गैस्ट्रिक स्टमक से सैंपल लेने के लिए क्या क्या ट्यूब इंसर्ट करी, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करी है पेशेंट के अंदर. समझ में आया कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट किया गया है पेशेंट के अंदर और वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ईसोफेगस में जाने की जगह मिसप्लेस्ड हो गई है ट्रेकिया के अंदर. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है. उसके बाद बोला कि जो नर्स है वो क्या एंसिपिटेट करेगी पेशेंट के अंदर, क्या ऑब्जर्व करेगी पेशेंट के अंदर. ऑप्शन फर्स्ट, हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्वेलो वेरी फ्यू सेकंड्स. ठीक है. थर्ड, गैग विदाउट रिलीफ. एंड फोर्थ इज कंप्लेंट ऑफ फीलिंग नॉजिएटेड. तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी ट्यूब आप किस में डाल रहे हैं, ईसोफेगस में डाल रहे हैं, चाहे सेंगस्टेकर मोर ट्यूब हो, चाहे कोई सी भी ट्यूब हो. ठीक है, चाहे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हो, कोई सी भी ट्यूब डाल रहे हो, अगर बाय चांस क्या हो गया, बाय चांस गलती से वो ट्यूब किसके अंदर चली गई है, ट्रेकिया के अंदर चली गई है मिसगाइड होके, तब पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कि जो पेशेंट की ब्रीथिंग जो नॉर्मल फ्लो था, जो रेगुलरिटी थी, वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, वो डिफिकल्टी की तरफ चला जाएगा. तो इस तरीके से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. कि पेशेंट की जो ट्यूब थी वो ईसोफेगस में जाने की बजाय ट्रेकिया में चली गई. तो ऑफकोर्स ही बात है कि ट्रेकिया क्या है, एक विंड पाइप है और विंड पाइप में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत जरूर आएगी. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, स्वेलो वेरी फ्यू सेकंड्स, कि वो हर थोड़े फ्यू सेकंड्स में ही स्वेलो कर पाएगा, ऐसा नहीं है, वो पेशेंट स्वेलो कर सकता है. ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा. गैग विदाउट रिलीफ, कि बार बार उसको गैग आते रहेंगे. क्यों गैग तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो ट्यूब तो किसके अंदर चली गई है, ट्रेकिया के अंदर जा चुकी है, वो वहां पर अटकी हुई नहीं है. ठीक है, इसलिए गैग नहीं आएंगे. ओके. कंप्लेंट ऑफ फीलिंग नॉजिएटेड, कि पेशेंट ये भी नहीं बोलेगा कि मुझे नॉजिएटेड जैसी, क्यों, क्योंकि ट्रेकिया के अंदर चली गई है तो वो वैसे भी नहीं बोल पाएगा. तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई भी ट्यूब किसके अंदर चली गई है, ट्रेकिया के अंदर चली गई है, जब पेशेंट का वेंटिलेशन नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और वो ट्यूब गलती से ट्रेकिया के अंदर चली गई है, तब पेशेंट के अंदर ब्रीथ लेने में डिफिकल्टी जरूर आएगी. अगर अपन को पेशेंट को वेंटिलेशन से रिगार्डिंग कोई ट्यूब इंसर्ट करनी होती, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब है, तो पेशेंट को वहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि पेशेंट को अपन वैसे ही अपना मोटो क्या है, टारगेट क्या है, पेशेंट को वेंटिलेशन देना. समझ रहे हो. तो यहाँ पर क्या हो गई, बाय चांस मिस हैपनिंग हो गई है कि जो ईसोफेगस के अंदर ट्यूब डालनी थी वो ट्रेकिया के अंदर चली गई, तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी देखने को मिलेगी. किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के अंदर. तो क्लियर है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, a pre-operative checklist from that should be completed before surgery. It should be included which of the following. इसमें बोल रहा गया है कि एक प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट है, ऑपरेशन करने से पहले एक चेकलिस्ट है. ठीक है, उसको कंप्लीट किस तरीके से किया जाएगा सर्जरी से पहले, इनमें से कौन कौन सा उसमें कंसीडर किया जाएगा. द सर्जिकल कंसेंट फॉर्म, यस, कभी भी कोई भी सर्जरी करते हैं अपन क्या लेते हैं, कंसेंट फॉर्म लेते हैं. तो ये तो क्या हो गया डियर स्टूडेंट, मैंडेटरी है कि विदाउट कंसेंट सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती है. विदाउट कंसेंट सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती. कोई भी क्या हो रहा है, जब भी किसी के कोई भी इंसिजनल प्रोसीजर है तो हमेशा कंसेंट लिया ही जाता है.
एज यू ऑलरेडी नो दैट. उसके बाद में नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल लेबोरेटरी टेस्ट. यस, लेबोरेटरी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है ऑपरेशन से पहले, जैसे कि CBC. ठीक है, जैसे कि कौन कौन से आ गए, क्लॉटिंग टाइम हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम हो गया, है ना. ये इस तरीके के क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि इस तरीके की लेबोरेटरी टेस्ट कराई जाती हैं देखने के लिए कि आफ्टर ऑपरेशन की किसी पेशेंट के अंदर क्या ना हो जाए, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, इसलिए इस तरीके की क्या कराई जाती हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कराना मैंडेटरी होता है. उसके बाद में ही जो सर्जन है वो क्या करता है, या फिर जो भी हैंड ओवर है जिसको अपन करने जा रहे हैं किसमें, OT के अंदर, वो ये सब चीज़ें चेक करेगा. उसी के बाद में पेशेंट को क्या करेगा, लेगा. अदरवाइज वो कहेगा कि आपके पेशेंट के जो डाटा हैं वो इनकम्प्लीट हैं, आप पहले वो कंप्लीट करके लेके आएँ, उसके बाद ही हम पेशेंट को लेंगे. जो बच्चे जिन्होंने क्लिनिकल ड्यूटीज़ में काम किया है वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्री ऑपरेटिवली. थर्ड क्या है, वाइटल साइंस. मैम ये तो वैसे भी बहुत मैंडेटरी है, बहुत कंपलसरी है कि वाइटल साइंस चेक करे बिना क्या नहीं हो सकती, सर्जरी नहीं हो सकती. अगर किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है या फिर 190 की नहीं तो 100 आ रहा है, तो कहीं बार बहुत सी सिचुएशन होती हैं डियर स्टूडेंट जिसमें सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया जाता है ड्यू टू देयर एबनॉर्मल वाइटल साइंस. ठीक है, तो वाइटल साइंस का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है सर्जरी से पहले. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई. फोर्थ ऑप्शन क्या था, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव. तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्री ऑपरेटिवली एक चेकलिस्ट में चेक की जाती हैं जिससे सर्जरी क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी हार्मफुल या फिर कोई भी रिस्क फैक्टर ना हो पेशेंट को. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस रश्मि, a 78 years old client is admitted with the diagnosis of mild chronic heart failure. कि एक रश्मि नाम की पेशेंट है जिसकी एज कितनी बताई है, 78, एल्डर पेशेंट है. किसमें एडमिट हुई है, डायग्नोसिस क्या है उसको, क्रॉनिक माइल्ड हार्ट फेलियर उसका डायग्नोसिस है. द नर्स एक्सपेक्ट टू हियर, कि जो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी सुनने में, when listening the client's lungs, ठीक है, indicate of chronic heart failure would be. कि chronic heart failure से एक फीमेल है रश्मि नाम की, वो 78 ईयर्स की है, ठीक है, और उसमें नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसके लंग्स में क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कौन सा ऐसा सुनने की उसमें रहेगी. तो देखिए क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्राइडर, ऑप्शन बी है क्रैकल, और ऑप्शन थर्ड है वीजेस, और ऑप्शन फोर्थ है फ्रिक्शन रब. फ्रिक्शन रब, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ दैट इज फ्रिक्शन रब. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. देखो आपको पता है आपके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर. ठीक है, ऊपर वाले क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ से क्या निकलता है डियर स्टूडेंट, दैट इज एओर्टा. ठीक है, यहाँ पर सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल होती है. यहाँ से आपके पल्मोनरी क्या जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है. दैट मीन्स वो कौन क्या होंगी, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर मौजूद है. कहाँ लेके जा रही है, लंग्स की तरफ लेके जा रही है. ठीक है, लंग्स से निकलने वाली पल्मोनरी वेन्स, लंग से निकलने वाली पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही हैं, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं. ये क्या हो गया, नॉर्मल क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया किसका, हार्ट का. ओके क्लियर है, ये नॉर्मल सर्कुलेशन इस तरीके से बॉडी में चलता है फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्लियर. ओके, तो जब क्या होगा, क्रॉनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन है, मतलब जो हार्ट है उसके अंदर पक्की सी बात है कि वो अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं कर पाएगा. इस कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो पल्मोनरी वेन्स है, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है कि इनके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, कैपिलरी के अंदर ही क्या हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है. यहाँ पे जो एल्वुलाइज हैं, ठीक है, लंग्स की जो एल्वुलाइज हैं वहाँ की कैपिलरीज जो हैं उधर ही क्या हो जाएगा,
उनकी कैपिलरीज के अंदर ही क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाता है, क्योंकि हार्ट पूरी तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तो जो ब्लड है वो पहले ही वहाँ पर क्या हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स है उसके अंदर प्रॉपर ब्रीथिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो जब प्रॉपर ब्रीथिंग की प्रोसेस नहीं होती, कि जब क्लाइंट है जो वो पूरी तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तब वहाँ पर एक साउंड सुनने को मिलता है, जिस साउंड को बोलते हैं क्रैकल साउंड। ठीक है, तो जो नर्स है वो किसके लिए असेस करेगी, क्रैकल साउंड के लिए असेस करेगी। कब, जब किसी क्लाइंट को में क्या देखने को मिल रहा है, माइल्ड क्रॉनिक हार्ट फेलियर देखने को मिल रहा है, तो उसके जो लंग्स हैं वहाँ पर क्रैकल साउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो उसकी जो एल्वुलाई के अंदर पाए जाने वाली कैपिलरीज हैं उसके अंदर ब्लड का अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, और जो क्लाइंट है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है आपको ये कंसेप्ट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, क्या है, मिस्टर पार्ट हु इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नॉर्थ सेट में आते हैं, आपको पता है कि कंडीशन दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि इस तरीके से पेशेंट को ये हुआ है और इस तरीके से आपको बताना है कि पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग्स मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मिस्टर पार्थ क्या हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, किसकी वजह से, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से। ठीक है, कि जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर इंफार्क्शन हो गया है। आज द नर्स व्हाई ही इज टेकिंग मॉर्फिन, और वो नर्स को बोल रहा है कि मैं मॉर्फिन क्यों ले रहा हूँ। जो नर्स है वो क्या एक्सप्लेन करेगी कि मॉर्फिन क्या है। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, मॉर्फिन का फंक्शन पूछा है। ठीक है, कि आप नर्स हो, आपके सामने एक पार्थ नाम का पेशेंट है, वो आपको, और वो किससे सफर कर रहा है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से सफर कर रहा है, और वो आपको पूछ रहा है कि मैं मॉर्फिन क्यों ले रहा हूँ, तो आप क्या जवाब दोगे उसको। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड रिलीफ पेन, थर्ड है डायलेट कोरोनरी ब्लड वेसल्स, हेल्प्स टू प्रिवेंट द फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मॉर्फिन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो मॉर्फिन है वो दी जाती है किसके लिए, किसके लिए दी जाती है, जो मॉर्फिन है वो दी जाती है मॉडरेट से सीवियर पेन को रिलीव करने के लिए, मॉडरेट से सीवियर पेन को रिलीव करने के लिए, टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है पहला फंक्शन मॉर्फिन का ये होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि मॉर्फिन एक हीमोडायनामिक एक्ट करती है, मॉर्फिन हीमोडायनामिक इफेक्ट क्रिएट करती है। कैसे, कि आपकी बॉडी के अंदर ये क्या करती है, हार्ट रेट को भी कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। ठीक है, क्या करती है, एक हीमोडायनामिक इफेक्ट दिखाती है बॉडी के अंदर, क्या क्या, इट विल डिक्रीज हार्ट रेट, it will decrease blood pressure and it will decrease the oxygen demand of the body। ठीक है, कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन वैसे ही हो रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी तो हुई थी। ठीक है, और उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो वो अपने हार्ट पे क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन मॉर्फिन वहाँ पे दी जा रही है, क्यों, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो सीवियर पेन को भी ट्रीट करेगी मॉर्फिन, एज वेल एज जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट पे, जो हार्ट क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पंप कर रहा है अपने आप को क्या करने के लिए, ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए, तो उस ऑक्सीजन डिमांड को भी कम कर देगी, जिससे फर्दर डैमेज नहीं हो। तो क्या आंसर होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड रिलीफ पेन। कि डियर पार्ट, आपको मॉर्फिन इसलिए दी जा रही है जिससे आपकी ऑक्सीजन डिमांड जो है बॉडी की वो भी कम हो जाए, और जो आपको पेन हो रहा है डियर वो भी कम हो जाए। ये आंसर होगा नर्स का, किसको बताने के लिए, पेशेंट को बताने के लिए। तो अपन को क्या ध्यान में रखना है मॉर्फिन देते समय, कि जो मॉर्फिन है वो मॉडरेट से सीवियर पेन को कम करती है, साथ ही साथ में वो एक हीमोडायनामिक इफेक्ट भी क्रिएट करती है। ठीक है, हीमोडायनामिक इफेक्ट कैसे क्रिएट कर रही है डियर स्टूडेंट, वो ब्लड प्रेशर को भी कम कर रही है, ठीक है, हार्ट रेट को भी कम कर रही है, और जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की उसको भी कम कर रही है। कैसे कम करती है, कि बॉडी के कुछ सर्टेन रिसेप्टर्स पे काम करती है, बॉडी के
सर्टेन रिसेप्टर्स पे काम करती है। आपको पता है कि मॉर्फिन क्या है, एक ओपोइड ड्रग है जो ओपोइड एल्कलॉइड प्लांट से लिया जाता है, जिसके प्लांट का नाम है क्या, पेपाविर सोमनीफेरम। ठीक है, इस प्लांट से लिया जाता है और ये क्या होती है, अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, बॉडी के लिए कुछ कई बार तो क्या है हार्मफुल भी रहती है और कई बार अच्छी भी रहती है मॉर्फिन। जैसे कि इसका एक साइड इफेक्ट है वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, जिससे जो क्लाइंट है वो खुद से ब्रीथ नहीं ले पाता। तो क्लाइंट को अगर इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा तो क्लाइंट को आप जाहिर सी बात है इंक्यूबेट करोगे या फिर क्लाइंट को वेंटिलेटर पे रखोगे, तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। अगर मॉर्फिन एक सर्टेन अमाउंट में दिया जा रहा है तो जो क्लाइंट है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर जो क्लाइंट सफर कर रहा था पेन से मॉडरेट से सीवियर की तरफ, वो मॉर्फिन की मदद से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। साथ साथ में जो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने का, वो भी ये कम करती है और हार्ट रेट को भी कम करती है और ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉर्फिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनाल्जेसिया ड्रग इज मॉर्फिन। ये क्वेश्चन भी मॉर्फिन से ही आया है। एनाल्जेसिया ड्रग इज मॉर्फिन। एक एनाल्जेसिया ड्रग है, एनाल्जेसिया मतलब जो पेन को हटाने वाली, ट्रीट करने वाली ड्रग्स हैं उसको एनाल्जेसिया बोलते हैं। जिसमें से एक ड्रग आई है मॉर्फिन, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। एज आई डिस्कस्ड इन लास्ट क्वेश्चन कि जो मॉर्फिन है वो ली जाती है पेपावीर सोमनीफेरम से, पेपावीर सोमनीफेरम से ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, जिडिटेलिस परफ्यूरिया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड अटोर्पा बेलाडोना, ऑप्शन थर्ड पेपावीर सोमनीफेरम, ऑप्शन डी कैनबिस सटाइवा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी तो आपका और भी ड्रग्स के क्लियर हो जाएंगे। जो डिजिटेलिस परफ्यूरा प्लांट है ना, वो डिजिटेलिस बनाती है। कि इससे अपन कौन सी ड्रग बना सकते हैं बच्चों, डिजिटेलिस बना सकते हैं। किससे, डिजिटेलिस परफ्यूरिया से। ठीक है, कि डिजिटेलिस परफ्यूरिया नाम का एक प्लांट डिजिटेलिस ड्रग बनाने में हेल्पफुल रहता है। दूसरा अटोर्पा बेलाडोना, जो अटोर्पा बेलाडोना है वो डियर स्टूडेंट एट्रोपिन क्या बनाने में काम करती है, एट्रोपिन। ठीक है, क्या बनाने में काम करती है डियर स्टूडेंट, दैट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन बनाने में काम करती है। थर्ड है पेपावीर सोमनीफेरम। जो पेपावीर सोमनीफेरम है वो कौन सी ड्रग बनाने में काम करती है, मॉर्फिन। मॉर्फिन बनाने में काम करती है। और ये कैसा प्लांट है, ये एक ओपोइड एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड। जैसे कि ये और भी बनाने में मदद करता है, जैसे कि कोडीन हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं। कि जिडिटेलिस परफ्यूरा डिजिटेलिस बनाता है, अटोर्पा बेलाडोना क्या बनाता है, एक एटोर्पिन ड्रग बनाता है, पेपावीर सोमनीफेरम मॉर्फिन बनाता है, और कैनाबिस सटाइवा साइकोएक्टिव। कैसी ड्रग्स बनती हैं इससे, साइकोएक्टिव या साइकोएक्टिव ड्रग्स बनती हैं, जैसे कि गांजा, ठीक है, हेरोइन। इस तरीके के जो एबनॉर्मल ड्रग्स हैं, जो क्या है इलीगल ड्रग्स हैं, वो कौन से प्लांट से बनती हैं, कैनबिस सटाइवा से बनती हैं। सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि पूछ ले डिजिटेलिस कौन से प्लांट बनाता है, तो डिजिटेलिस बनता है डिजिटेलिस परफ्यूरिया से। ठीक है, अगर पूछ ले एट्रोपिन कौन से प्लांट से बनती है, तो वो बनता है एटोर्पा बेलाडोना से। अगर पूछ लिया जाए मॉर्फिन किससे बन रही है, तो वो बनाया जाता है पेपावीर सोमनीफेरम से। अगर पूछा जाए कि जो साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं, जैसे कि गांजा है, हेरोइन है, ठीक है, इस तरीके के जो साइकोएक्टिव ड्रग्स हैं जो ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं, वो कौन से प्लांट से बनते हैं, कैनबिस सटाइवा से बनते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है what would be the primary goal of the therapy for a client with pulmonary edema and heart failure। कि ऐसा कौन सा प्राइमरी गोल होगा उन क्लाइंट्स के लिए जो पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर से सफर कर रहे होंगे। ठीक है, क्या समझ में आया कि
इनमें से ऐसा कौन सा गोल है, प्राइमरी गोल है, जो किससे सफर कर रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा से और हार्ट फेलियर से। देखिए मैंने अभी पहले आपको बताया था कि हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, जब हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, हार्ट जब क्रॉनिक फेलियर की कंडीशन में जा रहा है, जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड का पंप नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का रिगर्जिटेशन हो जाएगा वापस से लंग्स के अंदर। तो जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई हैं, उनके अंदर जो कैपिलरीज हैं, वहाँ पे ब्लड का अक्यूमुलेशन होगा। तो पूरी तरीके से जो लंग्स है और हार्ट है वो पूरी तरीके से कंजस्टेड हो जाएंगे और अपना उनके ऊपर क्या हो जाएगा, एक डिमांड हो जाएगा, एक फोर्स बन जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पूरा अपना नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या ध्यान में रखना होता है, देखिए जब भी पल्मोनरी एडिमा हो, जब भी पल्मोनरी, पहले अपन कंसेप्ट समझेंगे फिर अपन ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जब भी पल्मोनरी एडिमा हो या फिर हार्ट में क्या हो, हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, ठीक है, या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, पल्मोनरी एडिमा हो या हार्ट फेलियर की कंडीशन हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, इस कंडीशन में टारगेट होता है, जो गोल होता है वो होता है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इस कंडीशन में तो क्या होगा, कम हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर कार्डियक जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हार्ट किस में चला गया, फेलियर की कंडीशन में चला गया है। तो हार्ट फेलियर जब हुआ है तो कार्डियक आउटपुट अच्छे से बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, गोल जो रहेगा वो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना रहेगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड जब बढ़ जाएगी तो किडनी में पाया जाने वाला ग्लोमेरुलस, किडनी में पाया जाने वाला ग्लोमेरुलस जो यूरिन को बनाता है, उसमें वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो जीएफआर है, जो जीएफआर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जीएफआर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन का आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यूरिन के आउटपुट बढ़ने की वजह से जो हार्ट पे पड़ने वाला प्रेशर है या फिर जो पल्मोनरी एडिमा है डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। कि पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन जो होगी वो सबसाइड हो जाएगी जब यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। तो क्या क्या प्राइमरी गोल होगा, एनहांस कंफर्ट, ठीक है, ये कोई प्राइमरी गोल नहीं है। इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, यस मैम, आपने अभी बताया कि जब भी पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है या फिर हार्ट फेलियर है, तब अपन क्या करेंगे, क्या कर देंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, कुछ सर्टेन ड्रग्स देंगे पेशेंट को, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ग्लोमेरुलस को क्या मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, और प्रॉपर ऑक्सीजन की मिलने की वजह से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है डियर स्टूडेंट्स वो भी बढ़ जाएगी। और जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी तो जो भी पेशेंट है उसके अंदर यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन फॉर्मुलेशन बढ़ जाएगा। तो जब यूरिन बाहर निकल जाएगा तो बॉडी के अंदर एडिमा जो हो रहा था वो सबसाइड हो जाएगा, और जब एडिमा सबसाइड हो जाएगा तो पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन अपने आप ही कम हो जाएगी, और जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है उसमें जो हार्ट है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। तो टारगेट क्या होगा, इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, क्या होगा, इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट। इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस, ये इसका गोल नहीं है। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी स्टेटस अपने आप मेंटेन होने का कोशिश होगी, बॉडी अपने आप को मेंटेन करेगी। पेरिफेरल एडिमा डिक्रीज, पेरिफेरल एडिमा तो कोई था ही नहीं, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 का एंटीडोट पूछा है, ठीक है। एंटीडोट क्या होते हैं कि जब भी किसी ड्रग की क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब भी किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है तब एंटीडोट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, एंटीडोट दिए जाते हैं, जो उस टॉक्सिसिटी को क्या करने में मदद करते हैं, सबसाइड करते हैं, उस टॉक्सिसिटी से लड़ने में मदद करते हैं, कौन, एंटीडोट। तो जब MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई है तो कौन सा एंटीडोट दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए विटामिन के,
ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी डेफ्रोक्सामाइन, ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 दैट इज ग्लूकोज। तो समझिएगा बच्चे, जो विटामिन के है वो वारफरिन की टॉक्सिसिटी में दिया जाता है। कब दिया जाता है? वारफरिन की टॉक्सिसिटी में दिया जाता है। और जो मैग्नीशियम ग्लूकोनेट है वो MgSO4 की टॉक्सिसिटी में दिया जाता है। डेफ्रोक्सामाइन इज एन एंटीडोट ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी, कि जब आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन चढ़ाया जाता है, तब क्या हो रही है, उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, तो डेफ्रोक्सामाइन दिया जाता है। और जब इंसुलिन की टॉक्सिसिटी हो गई, इंसुलिन बहुत ज्यादा चढ़ा दिया, जो क्लाइंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, किसमें चला गया? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर चला गया, तो इस हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है एज एन एंटीडोट। क्लियर है? फर्स्ट क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? सबसे पहला ऑप्शन था विटामिन के, सेकंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, थर्ड इज डेफ्रोक्सामाइन एंड फोर्थ इज ग्लूकोज। तो विटामिन के जो है बच्चे वो किसका एंटीडोट है? वारफरिन का। और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो एंटीडोट है MgSO4 का, कि जब मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, जिससे जो हार्ट की वापस से जो रेगुलरिटी थी, जो नॉर्मेलिटी थी, वो क्या हो जाए, वापस से आ जाए। ठीक है, कि जो हार्ट की नॉर्मेलिटी थी वो वापस से मेंटेन हो जाए, तो क्या दिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाएगा। डेफ्रोक्सामाइन जो है वो आयरन की टॉक्सिसिटी में दिया जाता है, और जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन की टॉक्सिसिटी में दिया जाता है। तो क्लियर है? दिस कंसेप्ट इज क्लियर। कि अगर किसी से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, चाहे आयरन की टॉक्सिसिटी पूछ ले, चाहे ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी पूछ ले, या फिर विटामिन के की टॉक्सिसिटी, वारफरिन की टॉक्सिसिटी पूछ ले, तो अपन इसको इजीली कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ड्रग्स हैं जिनके एंटीडोट्स पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे कमांड रखना जरूरी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे एम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कि जैसे नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, एंटीडोट हमेशा पूछता है, हमेशा एंटीडोट पूछता है। तो आपको फोकस रखना है किस पे? जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एज वेल एज थ्योरी पे कमांड रखिए, और जितने भी नए तरीके के एमसीक्यूज बनते हैं उन पे फोकस रखिए। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, द नॉर्मल वेट ऑफ द यूट्रस एट नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का वेट 1000 ग्राम तक पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट के अंदर यूट्रस का वेट जो है वो कितना रहता है? 50 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम, 90 ग्राम। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है, मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं है और जो ऑर्गन है वो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट में है, तब यूट्रस का जो वेट है वो 60 ग्राम ही रहता है। कितना रहता है? 60 ग्राम रहता है एवरेज। तो राइट आंसर क्या हो गया? 60 ग्राम। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि पूछा जाता है नॉर्मल वेट ऑफ द यूट्रस इज 60 ग्राम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? द थिकेस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। थिकेस्ट लाइनिंग, देखो दो टर्म होती है, एक होता है थिन, जिन बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार उनके लिए। थिक का मतलब होता है जिनका डायमीटर कम है, लेस डायमीटर वाले। पतले जो है, जो पतली लेयर्स होती हैं उनको थिन बोलते हैं, और जिनका डायमीटर ज्यादा होता है उनको थिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, कुछ प्लांट्स की जो स्टेम है डियर वो थिन होती है, और कुछ स्टेम की जो डायमीटर है वो कैसी होती है? थिक होती है। समझ में आया? तो यहाँ पर इसमें पूछा कि यूट्रस की कौन सी थिकेस्ट लेयर है, थिकेस्ट लाइनिंग है। ठीक है, तो कौन सी थिकेस्ट लाइनिंग होती है? देखो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और पेरिटोनियम। पहली बात, जो पेरिटोनियम है वो पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग है। जो पेरिटोनियम है वो पेरिटोनियल कैविटी की लाइन है, पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग है। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर है ना?
अब जो एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, वो क्या है? एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। जो मायोमेट्रियम है वो मिडल लेयर है, एम फॉर मिडल, मिडल लेयर है किसकी? यूट्रस की, मिडल लेयर ऑफ यूट्रस। और जो पेरीमेट्रियम है वो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, ये आउटर लेयर है यूट्रस की, ठीक है। इनमें से सबसे थिकेस्ट कौन सी होती है? वो होती है मायोमेट्रियम। जो सबसे थिकेस्ट लेयर है वो कौन सी लेयर होती है? मायोमेट्रियम लेयर होती है। इन तीनों लेयर से मिलकर यूट्रस बना हुआ होता है। और भी कुछ लेयर्स होती हैं जो पाई जाती हैं, अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो सबसे थिकेस्ट लेयर है वो कौन सी है डियर स्टूडेंट? मायोमेट्रियम है। तो बाकी की ये क्या हो गए? गलत होगा। राइट आंसर कौन सा हो गया? मायोमेट्रियम। क्लियर? देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कोई सा भी एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, इस तरीके से आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम आएगा क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताई है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में पूछ लूं कि ये तो थिकेस्ट है, साथ साथ मैं पूछ लूं मिडल लेयर, मिडल लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की मिडल लेयर भी क्या हो गई? मायोमेट्रियम। अगर आउटर मोस्ट पूछ लूं, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो क्या हो गई? एंडोमेट्रियम। और जो आउटर मोस्ट जो हो गई वो हो गई पेरीमेट्रियम। जो इनर मोस्ट हो गई वो क्या हो गई? एंड्रोमेट्रियम। वो क्या हो गई? एंडोमेट्रियम। इस तरीके से अपन और भी आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप you like this class and you understand every question as we discussed in this class. So thank you so much for watching the class, and as we are discussed this MCQs and continue in further classes. So thank you so much students.